भाई एमएक्स प्लेयर पे तो भौकाल मचा हुआ है। अब इसमें से आप लोगों को आशंका हुई होगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो हम लोगों को पता है कि यार ये कैरेक्टर बड़ा अच्छा लग रहा है, इसकी जगह पे तो और किसी को हम इमेजिन नहीं कर पाते। तो ये सब करता कौन है? आज हमारे साथ इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट ब्रेन है। प्लीज वेलकम कुणाल एम शाह सर। एंड गाइस आई एम वेरी हैप्पी। पहली बात तो ये है कि ये हमारा सेकंड सेशन है और दिस इज़ अ वेरी बिग सेशन। हम लोगों के साथ कुणाल सर है और आज वो हमारे साथ सिर्फ कास्टिंग के बारे में ही नहीं, लेकिन हाल फिलहाल में जो जितनी भी न्यूज़ आ रही है, जो भी कुछ हो रहा है, इज़ ओपन टू टॉक विद अस अबाउट दैट ऑल्सो। सो कुणाल सर, वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, द प्लेजर इज़ ऑल माइन। सर, सबसे पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है कि कैसे ये हुआ कि आपने डिसाइड किया कि आपको एक कास्टिंग डायरेक्टर बनना है, या आपने प्लान किया था बचपन में दैट यू नो आई वांट टू बी दैट चाणक्य, यू नो द क्रिएटर ऑफ द मेन क्रिएटर ऑफ कास्ट एंड फिल्म? नहीं, बिल्कुल प्लान नहीं किया था एक्चुअली। और एकदम इम्पल्सिव डिसीजन था। मैं जर्नलिस्ट था पहले, और जब ये सब चीज़ शुरू हुई तब मैं एक्टिव फुल फ्लेजेड जर्नलिस्ट था। बहुत बोर हो चुका था जर्नलिज्म से, और ऐसा लग रहा था कि कुछ और करना है, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और विक्रम भट्ट सर है जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया था। हम लोग मिलते रहते थे, उनके सेट पे जाते रहता था मैं, और उनसे डिस्कस करते रहता था। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि क्योंकि उस टाइम पे उनकी कंपनी थी ASA फिल्म्स, और वो काफ़ी फिल्में बना रहे थे उस टाइम पे, प्रोड्यूस कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि वाई डोंट यू स्टार्ट सेटिंग अप फिल्म्स फॉर मी, you know, because you have been in the industry for 12-13 years, or you know all the actors and all that। और तभी उनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी हॉन्टेड 3D फिल्म, और उस वक्त उन्होंने मुझे डेंजरस देश की स्क्रिप्ट दी पढ़ने के लिए। बोला इसको पढ़ो और सोचो इसमें कौन एक्टर हो सकता है, यू नो, अकॉर्डिंग टू इट वाज ए वुमन ओरिएंटेड फिल्म अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और काफ़ी लोगों से खुद बात कर चुके थे, लेकिन उनका सेटअप नहीं बन रहा था, या रादर उनको वो सही फेस नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने उनको आइडिया दिया करिश्मा कपूर का, जो उनको बड़ा अच्छा लगा, और करिश्मा से बात की और वर्कआउट हो गया, और करिश्मा ने फ़िल्म कर ली, उसकी कमबैक फ़िल्म हो गई, और फिर वो फिल्म के बाकी एक्टर्स हो गए, और विक्रम सर वॉज वेरी हैप्पी। और से दैट वाज माई स्टार्ट ऑफ माई कास्टिंग जर्नी। और उन्होंने फिर उनके एक साथ मुझे 5-7 फिल्में दे दी। हेट स्टोरी 2, हेट स्टोरी 3, लंका, 1920, इविल रिटर्न्स, और क्रीचर, भाग जॉनी, सारी फिल्में एक साथ दे दी उन्होंने। बोला अब ये सारी फिल्में आप सेटअप करो, और बस मैं कास्टिंग डायरेक्टर बन गया। सो इट वॉज जस्ट वन कैजुअल मीटिंग इन हिज ऑफिस विच आई वॉज टॉकिंग टू हिम, और इट जस्ट स्टार्टेड, और एक साथ ये हो गया। और फिर मैंने धीरे धीरे जर्नलिज्म से आए। तभी मैं मिड डे में काम कर रहा था, उसके पहले मुंबई मिरर में काम कर रहा था। तो धीरे धीरे फिर मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया और फुल फ्लेजेड कास्टिंग डायरेक्टर बन गया। सिंपल स्टोरी। Sir, a coffee has made you a Chanakya of this casting industry. Yes, you can say So that. I'm glad कि Yeah. yeah, I am glad that you had that cup of coffee with him that day. Yeah. So sir, पैंडेमिक है और सब लोग घर पे बैठे हैं एंड एवरीथिंग इज डिस्टर्ब। तो इन सारी सिचुएशंस में कास्टिंग को कैसे इफेक्ट हुआ है कोरोना का, एंड हाउ, कैसा आप अपना काम कैसा कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं या अभी भी ऑफिस जाते हैं, या कैसे, हाउ आर यू मैनेजिंग योर? यार ऑफिस में जा रहा हूँ, लेकिन मतलब रोज़ नहीं जा रहा हूँ ऑब्वियसली। जब बहुत ज़रूरी काम है तो ऑफिस, क्योंकि एक्टर्स तो ऑफिस में आ नहीं रहे, बिकॉज जो भी ऑडिशन या जो भी टेस्ट हम कर रहे हैं, या जो भी मीटिंग्स कर रहे हैं या करवा रहे हैं विद द डायरेक्टर और व्हाटएवर, सब ऑनलाइन हो रहा है। सो ऑफिस जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बट जब टीम मीटिंग है हमारी और आपस में हमको डिस्कस करना है, कोई नया शो आया या नई फिल्म आ रही है जिसकी स्क्रिप्ट के ऊपर डिस्कस करना है, तो हम लोग ऑफिस जाते हैं।
और कोरोना का पैंडेमिक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ है कि सब लोग बहुत बात करते हैं अबाउट माइग्रेंट वर्कर्स एंड यू नो द कारपेंटर्स, द प्लम्बर्स, द इलेक्ट्रिशियंस के ये लोग सब देव लेफ्ट द सिटी एंड गॉन बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस, विलेजेस, व्हाटएवर. बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अभी बीच में आई थिंक किसी पेपर में स्टोरी भी आई थी कि जो जूनियर आर्टिस्ट है उनको बहुत इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली क्राउड कम कर दिया है हर सीन में. द क्रू इज़ ओनली 30% क्रू इज़ अलाउड. बट मेजर इम्पैक्ट है कि बहुत सारे जो पर डे 2 डे वाले एक्टर्स थे वो चले गए वापस. सो अगर जो शूट जो अभी टेलीविज़न की तो बहुत सारी शुरू हो गई, जो वेब मैं टेलीविज़न करता नहीं हूँ, बट मैं जो वेब कर रहा हूँ उसमें हम लोग को जो पर डे वाले एक्टर चाहिए, जो जिनका एक दिन का कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई अगर एक्शन सीन है तो 4 पुलिस वाले चाहिए, 4 गुंडे चाहिए. ये सब एक्टर्स अवेलेबल नहीं है, बहुत कम अवेलेबल है, बहुत कम चॉइसेस है. आई थिंक जो लोग सर्वाइव कर पा रहे थे इस टाइम पे, इन दिस 3-4 मंथ्स जो भी डिफ़िकल्ट पीरियड था और अब शूटिंग चालू होने के पहले, वो लोग रहे, बाकी सब चले गए वापस. सो दैट इज़ वन मेजर इम्पैक्ट कास्टिंग में. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू आस्क यू कि इसके पहले हमेशा ऐसा होता कि एक्टर्स खुद जाते हैं, आपसे मिलते हैं, आपके ऑफिस में जाते हैं, तो एक ऑडिशन क्लिप आपके पास रहता है, अ डायरेक्ट ऑडिशन क्लिप. या तो बिकॉज ऑफ पेंडेमिक एवरीथिंग हैज़ गॉन ऑनलाइन. तो आई एम श्योर कि आपको दिन में पहले से ज़्यादा मेल्स आ रहे होंगे. तो हाउ डू यू कीप अप विद एंड सच में सारे मेल्स चेक होते हैं या नहीं? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से. एक्चुअली क्या होता है ना, हमारा एक ईमेल आईडी था, और सबका ईमेल आईडी होता है जहाँ पे लोग मेल करते हैं. लेकिन वो क्या होता था ना, अगर आपने 6-7 दिन नहीं चेक किया, या जो आपका एक डेजिग्नेटेड पर्सन है जो आपके सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड करता है और रिक्वायरमेंट अपलोड करता है और ईमेल चेक करता है डेली आके, अगर वो छुट्टी पे है या बीमार है या नहीं आ रहा है तो मेल नहीं चेक होते थे. तो मैंने क्या कर दिया ना, मैंने कोई स्पेसिफिक शो की रिक्वायरमेंट आती है ना, उसका एक अलग ईमेल आईडी बना देते. जो भी मेरा असिस्टेंट उस शो पे डेजिग्नेटेड है वो ईमेल आईडी और पासवर्ड उसके पास होता है. तो क्या होता है ना, अगर हम लोग जैसे एक जीशान कादरी का शो कर रहे हैं, जो लॉकडाउन के पहले 5-6 दिन शूट भी हुआ, अब फिर शुरू होगा अगस्त एंड में. तो उसके लिए हम लोग ने दैट वाज सेट इन बिहार. तो हम लोग ने एक स्पेसिफिक पोस्ट बना दिया था जो हमारे सोशल मीडिया पे हम डाल रहे थे, और उसकी एक अलग ईमेल आईडी बना दी, ताकि जो असिस्टेंट था वो रोज़ आके ईमेल आईडी चेक करे और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स उसमें से ढूंढे. क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि हमको बिहारी बोलने वाले कैरेक्टर्स चाहिए, एक्टर्स चाहिए. और कोई प्रेशर नहीं था कि कोई नॉन एक्टर लेके आ, कोई बड़ा एक्टर लेके आ, कोई ये लेके आ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स थे उसमें. सो दैट रियली वर्कड. सो ईमेल आईडी चेक होती है, नहीं भी होती है, कभी कभी भर जाती है क्योंकि इतने ईमेल्स आते हैं. कभी आपने सुबह मेल खोला और 10 चेक कर लिए और 20 चेक नहीं किए. सो इट्स बाउंड टू हैपन. सो कोई भी अगर कास्टिंग डायरेक्टर बोलता है कि ईमेल आईडी रोज चेक होती है तो वो झूठ बोल रहा है. नहीं चेक होती है. आप इतना फ्रैंकली आंसर कर रहे हो. आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल है. तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेल आईडी चेक नहीं हुआ होगा इसलिए. बट दैट इज द ट्रूथ बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल. बिकॉज दिन में मैं तो मतलब मुझसे भी बहुत बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं. अगर मुझे ऑन एन एवरेज 50-100 मेल आ रहे डेली, तो उनको 200-300 आते होंगे, किसी को 500 आते होंगे. कैसे चेक करेंगे? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना. आप कितना चेक कर सकते हो? और जो उस टाइम पे जो प्रेशर है, जो सर पे जो चल रहा है कि भाई अभी है ना हमको बच्चा चाहिए 10 साल का, तो मेल में जाओ और वो ढूंढते हैं, बच्चे ढूंढते हैं. अभी हमको चाहिए कि भाई हमको 50 से 55 साल का पुलिस वाला दिखने वाला या आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर टाइप का आदमी चाहिए. तो वो मेल सर्च होते हैं. हर एक मेल नहीं ओपन हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो डू यू सजेस्ट कि जब एक्टर्स मेल करते हैं उनका प्रोफाइल, उनका शो रील या ऑडिशन या पिक्चर्स, तो आप
हमारे एक्टर्स को ये सजेस्ट करेंगे कि वो खुद जाके कास्टिंग डायरेक्टर से मिले, या एटलीस्ट उनके असिस्टेंट से या एसोसिएट से या टीम से? ये ज़रूरी है कि मुलाकात हो एक्टर की और कास्टिंग टीम की? येस ऑफ कोर्स 100%, 110%। सी मैं एक चीज़ बहुत बहुत इसको सिंपल कर देता हूँ। कास्टिंग डायरेक्टर और एक्टर्स आर ए टीम, दे आर नॉट सेपरेट। अगर ये टीम है तो ही ये सक्सेसफुल है। क्या होता है ना कि हमारे एक्टर्स का भी प्रॉब्लम है और हम कास्टिंग डायरेक्टर का भी प्रॉब्लम है कि हम लोग ने अपने आप को एक पेडेस्टल पे बिठा दिया है। एक्टर्स का भी प्रॉब्लम है कि वो इतना भाव देते हैं ना कास्टिंग डायरेक्टर को कि उनका दिमाग खराब हो जाता है। इट्स ए फैक्ट। अगर हमको एक्टर नहीं मिलेंगे तो हम क्या कास्टिंग करेंगे? प्रॉब्लम है कि एक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर एक ही है। हमारे पास अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर आ रहा है तो एक्टर के लिए आ रहा है ना, कि अच्छा एक्टर ढूंढे। अगर हम कास्टिंग डायरेक्टर एक्टरों को मिलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, तो हमको नया एक्टर डिस्कवर कहाँ से करेंगे? है ना, मैं अपने ऑफिस में जाऊंगा, अपने रूम में जाके बैठ जाऊंगा, लॉक कर दूंगा, मेरे ऑफिस का मेरा असिस्टेंट या मेरा बॉय खड़ा होगा, किसी को मिलने नहीं देगा, मैं किसका फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा, तो मैं कहाँ से डिस्कवर करूँगा एक्टर? ठीक है, हर आदमी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, सब आदमी बिजी है, एक्टर भी, हर आदमी अपनी जगह पे बिजी है। तो मैं दिन में एक एक्टर को मिल सकता, 2 एक्टर, 5 एक्टर को मिल सकता हूँ, 50 को नहीं मिल सकता हूँ, कोई नहीं मिल सकता है। सो इट्स तो फिर भी आई ट्राई कि लेट्स ट्राई एंड मीट। मतलब मैं जब भी अपने ऑफिस में होता हूँ, फ्री हूँ, मैं बाहर ही अपने कंपाउंड में चले जाता हूँ, कोई ना कोई एक्टर आके मिल ही लेता है कि कुणाल सर ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को एक इक्वालिटी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऊपर भी मत चढ़ाओ किसी को, बहुत ज़्यादा किसी को नीचे मत गिराओ। सिंपल, इट इज़ एज सिंपल इज़ दैट। एंड आई थिंक एक्टर्स आते रहते हैं मेरे वहाँ, तो ओपन हाउस है, और मेरे जो असिस्टेंट्स हैं उनको मिलते रहते हैं, क्यों मिलेंगे तभी तो काम होगा ना। जब तक एक्टर को मिलोगे नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी कि ये एक्टर कैसे बात करता है, ये कैसे इसके हाव भाव है, वो उससे अगर 5 मिनट 10 मिनट बात नहीं करोगे तो समझ में क्या आएगा? अगर 1 मिनट में मिलूंगा मैं, आप आओगे मेरी ऑफिस में, आपको 1 मिनट के लिए मिलूंगा, हाँ ओके हाँ कुछ होगा तो बोलता हूँ। सब लोग यही करते हैं ना बेसिकली। तो मैं क्या समझ पाऊँगा कि आपका क्या टैलेंट है, आप में क्या कैपेबिलिटी है आपकी? ठीक है, मैं नहीं मिल सकता हूँ सबको, कोई भी किसी सबको नहीं मिल सकता है, लेकिन एटलीस्ट वो लोग मेरे असिस्टेंट्स को मिल सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ तो मुझे मिल सकते हैं, और मिलते भी है, लोग आते भी है। आई डोंट थिंक कोई एक्टर कभी ये कंप्लेन करेगा कि मैं या मेरी टीम अप्रोचेबल नहीं है। मुझे दिन में 50 मैसेज आते हैं, 20 मैसेज आते हैं, कभी 10 भी आते हैं, कभी कोई भी नहीं आता है, लेकिन मैं हर मैसेज को रिप्लाई करता हूँ। अगर मुझे कोई एक्टर समझ में आता है तो मैं उसके और पिक्चर्स भी मंगा लेता हूँ, उसको ईमेल आईडी भी देता हूँ। मेरा एसोसिएट है आशीष, उसका नंबर भी भेज देता हूँ कि भाई इसके टच में रहो, उसके टच में रहो, और जब ज़रूरत होती है तो हम बुलाते हैं उनको। दैट्स हाउ इट वर्क्स अल्टीमेटली। लाइक आई एम ट्राइंग टू से दैट इट्स ए टीम। हम दोनों एक ही जगह पे, हम दोनों एक ही लेवल पे, एक्टर भी उसी लेवल पे, छोटा एक्टर हो बड़ा एक्टर हो, एक ही लेवल पे। मैं उनसे कोई बड़ा नहीं हूँ और कोई एक्टर मेरे से बड़ा नहीं है। सिंपल। सर आई थिंक आप इतने बड़े लेवल पे जाके बैठे हैं अभी, यू आर सो सक्सेसफुल, आप उस चेयर पे हैं, लेकिन अभी भी आप इतने हम्बल है, इतने डाउन है। आई एम श्योर कि ये इंटरव्यू देख के सिर्फ मैं ही नहीं, लेकिन सब लोग बहुत इंस्पायर होंगे। और जैसे आपने कहा कि यू नो वी आर अ टीम, एंड कभी एक्टर कुछ ऐसा कर देते हैं और कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसे बिहेव करते हैं, तंग करते हैं लोग। नो हाउ, मतलब ऐसे नहीं है कि एक्टर भी तंग करते हैं, और क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स अप्रोचेबल नहीं है। ये एक प्री कंसेप्ट माइंडसेट है एक्टरों के दिमाग में कि ये लोग अप्रोचेबल नहीं है। तो अगर ये मिल जाए कहीं भी तो इनको पकड़ लो, इनको छोड़ना नहीं। अगर ये कहीं रेस्टोरेंट में मिल जाए, ये किसी थिएटर में पिक्चर देखते हुए मिल जाए, या कहीं कॉफ़ी पीते हुए मिल जाए, या कहीं पे ऑटो पकड़ते हुए मिल जाए, या आराम नगर में कहीं घूमते हुए सिगरेट पीते हुए मिल जाए, इनको पकड़ लो। इनको जीने मत दो, इनको बस आज इनको सारी शोरील दिखा दो, सारे फोटोज़ दिखा दो, जितना दिखा सकते सब कुछ दिखा दो कि आज के आज मुझे कास्ट होना है। तो ये भी है, इसलिए आई थिंक कास्ट में भाग जाते हैं, देखते ही नहीं, मतलब अपने शीशे लगा के गाड़ी के चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तो बट दैट इज़ द ट्रूथ। बट ये भी कास्टिंग का दिमाग भी एक्टरों ने ख़राब किया ना, बहुत चापलूसी करके, रोज़ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सारे मैसेजेस करके, मतलब कोई भी एक पोस्ट डाल दिया, कुछ एक फ़ोटो डाल दिया कि भाई ये मेरा नया शो आ रहा है, ये हमने अपने सोशल में, तो फिर
सीधा मेरे व्हाट्सएप में मैसेज, अरे सर क्या कास्टिंग किया आपने, मतलब बस फाड़ दिया है आपने ऐसा। तो ये जो चापलूसी करना बंद कर देना चाहिए, नॉर्मल हो जाना चाहिए, नॉर्मल रहो। कास्टिंग डायरेक्टर भी नॉर्मल है, एक्टर भी नॉर्मल है, एक्टर को अपनी रिस्पेक्ट है क्योंकि वो एक्टर है, कैपेबिलिटी है। अगर मैं कास्टिंग डायरेक्टर, लेकिन मैं बहुत ही इतना फाड़ू एक्टर होता कि मैं सबको जज कर पाता, तो फिर मैं सुपरस्टार होता ना। शाहरुख खान सुपरस्टार नहीं होता, शायद सलमान खान सुपरस्टार नहीं होता। तो मेरे बोलने का मतलब है हम लोग सब नॉर्मल इंसान है और नॉर्मल रहना चाहिए, सिंपल। सो कुणाल सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक अभी हर चीज़ों में बदलाव आया, जैसे कि काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम्म। तो कास्टिंग में और एंटायर इंडस्ट्रियल वर्क्स में, शूट्स में क्या फ़र्क पड़ा है आपके हिसाब से, वर्क पैटर्न में? यार सिर्फ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आई बी वेरी फ्रैंक, ये है कि मतलब ऑडिशंस मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज बहुत सारे जो एक्टर्स हैं ना वो बेसिकली जो रहते हैं वो अकेले रहते हैं घर पे। अगर कोई सीन है जिसमें मुझे बहुत हैवी क्यूज़ है या कोई बहुत ही मतलब मोनोलॉग है तो कर लेते हैं कि भाई चलो एक ही एक्टर है, कैमरा लगा दिया, उन्होंने कर लिया। बट कोई सीन है जिसमें 2 या 3 एक्टर है तो उनको क्यूज़ देने वाला कोई नहीं है, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छे एक्टर का भी ऑडिशन ठीक ठाक ही आता है। सो हम लोग को, जिनको हम ऑडिशन भेज रहे हैं, डायरेक्टर को या जो क्रिएटिव है या जिनको भी ऑडिशन भेज रहे हैं, उनको समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि भाई ये क्यूज़ नहीं थे इसलिए ये एक्टर ने ऐसे किया है या वैसे किया है या इतना इस हिसाब से किया है। सो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। बाकी आई थिंक इट्स ओके। आई मीन जिसको काम करना है वो काम कर ही लेता है यार, हर जगह से, हर तरीके से। ये कि हम लोग ऑफिस में नहीं बुला सकते बिकॉज इट इज़ एक्चुअली ए सिचुएशन जहाँ से कोई आ भी नहीं सकता। अगर कोई आराम नगर के आसपास रहता है, अंधेरी में रहता है, वीरा देसाई लोखंडवाला में रहता है तो आ जाते हैं, हालांकि हमने अभी तक बुलाया नहीं है। बट तो बोलते भी एक्टर कि मैं आ जाऊँ ऑफिस में कर लेता हूँ, लेकिन हम लोग ने अभी तक ऑफिस नहीं खोला है ऐसे फुल फ्लेजेड। तो सिर्फ यही एक मेन प्रॉब्लम है कि इसलिए हम लोग ने ये कर दिया कि अभी जिसके भी ऑडिशंस कर रहे हैं तो हम लोग वो डायरेक्टर को बोलते हैं कि या जो क्रिएटिव है उनका जो हमको भेजता है सब ऑडिशंस को बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्शन वाला स्क्रिप्ट मत भेजो, हम एक्टर को नहीं जज कर पाएंगे, अच्छे एक्टर को नहीं जज कर पाएंगे। दैट्स द ओनली थिंग। आपके हिसाब से एक मेल में क्या क्या होना चाहिए जो आपको एक या तो आप कह सकते हो उसे कि एक पर्टिकुलर पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि 4 फोटोज होने चाहिए, लेफ्ट राइट सेंटर मिड, उसके साथ में एक ऑडिशन लिंक होनी चाहिए, एक इंट्रो होना चाहिए। आपके हिसाब से एक डिज़ायर्ड प्रोफाइल कैसा फाइल करना चाहिए? यार बेसिक ही होना चाहिए, प्रोफाइल चाहिए, 4-5 पिक्चर चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर वो हमारे ऑफिस में आके इंट्रो कर लेना, वो सबसे बेस्ट है। हम लोग मेजरली इंट्रोस पे जाते हैं, हम लोग चेक करते हैं हमारे जो भी, मतलब हम लोग डेली 11 से 12 बजे हमारे ऑफिस में इंट्रोस होते हैं। आई थिंक एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, आई थिंक 10 लोग का इंट्रो करते हैं या 15 लोग का इंटरव्यू करते हैं डेली, उसके ऊपर नहीं करते। तो एक सिस्टम बना दिया है कि आदमी आके अपना, जो भी एक्टर है आके अपना नाम लिखा दे लिस्ट में। जो पहले 15 लोग हैं उनका इंट्रो करेंगे, तो पहले 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, जो भी स्पेसिफिक डेज पे इंट्रोज़ होते हैं तो वो आके इंट्रोज़ कर देते हैं। एक लड़का है मेरे ऑफिस में जो उन इंट्रोज़ को सेग्रीगेट करके फोल्डर्स में डाल देता है। तो मेजरली हम लोग जब रिक्वायरमेंट होती है ना, तो हम लोग उस स्पेसिफिक फोल्डर में चले जाते हैं। अगर जो ईमेल आईडीज़ है, जो ईमेल आईडी पे जो आते हैं पिक्चर्स और प्रोफाइल या जो भी, वही डाउनलोड करके अगेन हम लोग उसको हमारे फोल्डर्स में डाल देते हैं। तो उसी में से चेक करते हैं और वो हिसाब से जो लुक में जा रहा है उसको बुला लेते हैं। सिंपल है। आई थिंक दैट इज वेरी सॉर्टेड मेथड जो इट्स द मोस्ट सिंपल वे ना, क्योंकि क्या लास्ट मोमेंट पे ढूंढने से अच्छा है कि एक सॉर्टेड फोल्डर है, उसी में जाओ, उसी में ढूंढ लो, रोज़ उस फोल्डर को अपडेट कर दो, तो वो बेटर है। हर मॉर्निंग आके 15 मिनट जब कोई भी जो मेरा आइडिया आता है और वो अपनी सुबह की कॉफ़ी पीता है बैठ के, उस टाइम पे हो जाता है वो। सिंपल। अबाउट ऑडिशन, लाइक एक मोनोलॉग जब एक एक्टर रिकॉर्ड करता है, हाँ, मतलब हाँ। इट नॉट द शो रील, ओनली एन ऑडिशन, जैसे हाँ। कि मुझे आपको एक मोनोलॉग दिखाना है, हाँ। तो अकॉर्डिंग टू यू कास्टिंग डायरेक्टर्स को कौन से जॉनर का मोनोलॉग पसंद ऐसा कोई आता है, स्पेसिफिक या जॉनर नहीं है, बिकॉज सी एज एन एक्टर यू आर नॉट लिमिटेड। आप एक एक्टर हो तो आप कॉमेडी भी कर सकते हो, आप ड्रामा भी कर सकते हो, आप रोमांस भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो ना। तो वो लिमिटेशन नहीं डालनी चाहिए किसी भी एक्टर के ऊपर। अगर एक अच्छा एक्टर है तो वो पॉजिटिव रोल भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है, बुढ़ा भी बन सकता है, जवान भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है।
जो भी आपने जो भी मोनोलॉग रिकॉर्ड किया है उसमें आपका परफॉर्मेंस दिखना चाहिए, सिंपल, कि भाई ये मैंने ये मोनोलॉग किया है, वो ड्रामा है इसमें, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस इसमें दिख रहा है। जब वो अगर वो देखने वाला कास्टिंग डायरेक्टर या उसका असिस्टेंट या जो भी देख रहा है उसको, वो उतना इंटेलिजेंट होगा कि वो समझ जाएगा कि यार ये एक्टर में दम है और ये एक्टर काम कर सकता है, तो इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है कि हम लोग सबको है ना एक स्पेसिफिक चीज़ में बांध देते हैं जॉनर में, कि यार ये XYZ ने ना विलन का रोल किया, ये विलन के लिए ही सही है, इसको इसका फेस नेगेटिव, उसको नेगेटिव के लिए ही बुलाओ। ये जिन लोगों ने कोई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कोई पर्टिकुलर जॉनर में, वो लोग उसमें फंस जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उससे निकलने के लिए एक्टर को फिर मेहनत करनी पड़ती है कि यार मैंने यूपी के गुंडे का रोल किया है, अब मुझे सारे यूपी वाले शोज़ ही आ रहे हैं, मुझे मिर्ज़ापुर ही आ रहा है, मुझे पाताल लोग ही आ रहा है, मुझे यही आ रहा है, मुझे वही आ रहा है, मुझे भोकाल ही आ रहा है, क्योंकि मैंने एक नॉर्थ इंडियन गुंडे का रोल किया है। उससे निकल के उसको आप बोलोगे ना कि यार इसको साउथ बॉम्बे का रिच बिजनेसमैन कॉर्पोरेट वाला बना दो, तो सारे वो जो भी डायरेक्टर होंगे वो खुद ही डरेंगे कि यार नहीं ये नहीं हो सकता यार, ये कैसे होगा। यू नो व्हाट आई मीन? यस। आई थिंक कि जो भी मोनोलॉग करो, अगर उसमें परफॉर्मेंस होना चाहिए, परफॉर्मेंस है तो आई थिंक इट विल वर्क। सर उसी के साथ अगर किसी को आपके जैसा कास्टिंग डायरेक्टर बनना है, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, जो आपको देखते हैं, हाँ, उन्हें अगर आप जैसा बनना है तो वो क्या करें? क्योंकि अब हर किसी को तो आपसे मिलने का मौका मिलेगा नहीं पर्सनली, या सबकी क्यों बनना है अपनी किसी को एक कास्टिंग required डायरेक्टर? टीम होती है 5 से 10। क्यों बनना है किसी को कास्टिंग डायरेक्टर? कितनी मेहनत है उनको पता है? सर चाणक्य कितनी बैंड बजती पता चाणक्य चलता है? बनने की तो सबकी इच्छा है। वो हर आदमी को लगता But है यार इसका तो करियर भी- बहुत अच्छा है यार, ये सारे एक्टर बनाते हैं, ये लोग बहुत पावरफुल है, ये लोग की पोजीशन बहुत अच्छी है। हम लोग कितनी बैंड बजती है हमको पता है। एक एक्टर को ढूंढने के लिए, एक एक्ट्रेस को एक्चुअली अप्रूव कराने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, ये इतना इजी नहीं है। सबको लगता है कि यार ये सारा कास्टिंग डायरेक्टर है ना, नेपोटिज्म करेगा, अपने असिस्टेंट को काम देगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। इसके लिए तो आसान है ना, मैंने एक ऑडिशन कर दिया, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ, अब तो मेरा रोल पक्का है। बहुत सारी चीज़ें यार, इट इज़ नॉट ईजी, बट इफ़ यू वांट टू वर्क, इफ़ यू वांट टू बी ए कास्टिंग डायरेक्टर, यू हैव टू ऑब्जर्व पीपल, यू नीड दैट बिगेस्ट क्वालिटी टू ऑब्जर्व पीपल, यू नीड टू बी ओपन के यार आप किसी से भी बात कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि यार हम लोग चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, लोग आके हम लोग से बात करना शुरू कर देते हैं। उस आदमी से बात करने के लिए, वो कॉन्वर्सेशन करने के लिए भी वो 2 मिनट का पेशेंस चाहिए। इट्स नॉट ओनली ईजी, आई मीन इट्स नॉट ओनली ए जॉब कि भाई बैठे 10 लोग को बुला लिया, ऑडिशन कर लिया, हो गई कास्टिंग। इतना आसान नहीं है ये। इट्स बिकम ए वेरी स्पेशलाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, एंड हाई प्रेशर, टू मच प्रेशर। इट्स आई मीन नॉर्मल आदमी का काम भी नहीं है अब ये कास्टिंग डायरेक्टर बनना, बहुत डिफिकल्ट जॉब है। सर जैसे कि हमारी एक छोटी सी बात छिड़ गई है नेपोटिज्म के बारे में, हाँ, तो अभी हाल फिलहाल में हमारे जो फेवरेट एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत, हाँ, उनके बारे में सभी को पता है। राइट। जो कुछ हुआ है बहुत ही मतलब हर इंसान अंदर से कहीं ना कहीं हिल गया है। स्पेशली एक एक्टर डिप्रेशन से गुजरते हैं, उन लोगों को समझ नहीं आता है क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि देखा जाए तो बेसिकली दिन में आपको कम से कम 100 रिजेक्शंस झेलने पड़ते हैं, उसके बाद में कहीं जाके आपको एक हाँ मिलती है, वो भी कब मिलेगी वो भी तय नहीं होता है। तो आपके हिसाब से एक क्या बैलेंस लेके चलना चाहिए एक एक्टर में? यार यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। तो ये इट इज़ नॉट ए ईजी प्रोफेशन, एनी प्रोफेशन इज़ नॉट एन ईजी प्रोफेशन। रिजेक्शन है, बहुत सारे रिजेक्शन, जैसे एक्टरों को हमको भी रिजेक्शन मिलता है यार। मैं भी 50 प्रोड्यूसरों 50 डायरेक्टरों को मैसेज करता हूँ या मिलता हूँ और काम मांगता है यार मुझे आपकी फ़िल्म दे दो कास्ट करने के लिए, या मुझे हम लोग सब स्ट्रगल करते हैं यार। ऐसा नहीं है कि यार ये आदमी 10 शो कर रहा है तो ये सेटिस्फाइड है और ये है, और रिजेक्शन हमको भी मिलता है। बट यू जस्ट हैव टू you fall, you get up, you be strong, and you start again, as simple as that. So you have to be strong, you need to be thick skinned कि यार कहाँ जाएगा सक्सेस, जाके कहाँ जाएगा, मिलेगा ना, हम कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना। मैंने
जब अपने पीक पे था जर्नलिज्म में, तब मैंने जर्नलिज्म छोड़ा था। मेरे को कम से कम 90% जो लोग को मैं जानता था बोल रहे थे इस आदमी ने अपने लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है। अब और जब मैंने कास्टिंग शुरू की तो बहुत स्ट्रगल करना, अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास 50 प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं और मैं बहुत आराम से बैठा हूँ और रोज़ पैसे आ रहे हैं और रोज़ चल रहा। अब ये पैंडेमिक में तो अच्छे आदमी की अच्छे लोगों की बैंड बज गई। इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग टाइम्स फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर एक्टर्स, फॉर टेक्नीशियंस। वी आर ऑल टेक्नीशियंस, वी ऑल नीड टू वर्क। जब तक हम चलेंगे नहीं, तो हम लोग काम नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। इट इज़ फ्रस्ट्रेशन। और खर्चा है सर पे, सबके सर पे खर्चा है। सब लोग रेंट्स भर रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, घर चला रहे हैं। और तो ये जस्ट दैट यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग और आप बस लगे रहना है, सिंपल। यू कीप ऑन वर्किंग एंड सक्सेस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। इफ़ यू आर ए गुड एक्टर टुडे, एनीबडी, any be it like a small, big, whatever, if you are a good actor, you will get work and you will get good work. It is just that you need to be at the right place at the right time. हर ऑडिशन दो, इतनी मेहनत और इतने 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 प्रॉपर तरीके से दो कि कि जो भी देख रहा है वो आपको नोटिस करेगा ही करेगा। अगर मैं कोई ऑडिशन देख रहा हूँ और वो एक्टर मेरे इस पर्टिकुलर रोल में फिट नहीं बैठ रहा, लेकिन उसका अगर ऑडिशन अच्छा है, वो ज़रूर दिमाग में रहता है, वो ज़रूर जहन में रहता है और उसको फिर हम बुलाते हैं और उसको काम मिलता है। मेरे वहाँ हो या मुकेश छाबरा के वहाँ हो या अभिषेक के वहाँ हो या जोगी जी के वहाँ पे हो, श्रुति, किसी के पास, सारे कास्टिंग हम लोग सबको एक ही चीज़ चाहिए यार, हमको अच्छे एक्टर चाहिए। कोई मतलब कोई भी कास्टिंग पता नहीं, हमको सिर्फ यही एक्टर चाहिए क्योंकि ये हमारा दोस्त है और ये मेरा असिस्टेंट है या ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हर आदमी का देखो क्या ना, नेपोटिज्म इज़ ए वेरी वास्ट वर्ड। इसको हम लोग ऐसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट ये कि 4 लोगों को मैं जानता हूँ, तो जब मैं किसी कैरेक्टर में सोचता हूँ, अगर मैं उसको जानता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वो लोग पहले आते हैं। अगर मैं अगर आपको जानता हूँ, मैं बोलूँगा यार मैं एक रोल ऐसे देख रहा हूँ यार, मुझे एक अच्छा एक्टर चाहिए, जो एक अच्छी लड़की चाहिए जो मराठी भी बोल सकते। मैं बोलूँ अरे ऐश्वर्या, मैं उसको जानता हूँ, उसको बुलाओ। तो ये, लेकिन ऐश्वर्या से ज़्यादा डिजर्विंग कोई और एक्टर होगा, कोई और अच्छी लड़की होगी जिसको मैं नहीं जानता हूँ, जिसको मैंने नहीं देखा है, जिसका काम नहीं देखा है या उसको कभी मिला नहीं हो, तो लोग बोलेंगे अरे ऐश्वर्या को जानता था इसलिए ये इसकी कास्टिंग हुई है, नेपोटिज्म है। इट कैनॉट बी नेपोटिज्म ना। आई हैव टू, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, आई हैव टू रीच आउट टू एवरीवन, एवरी एक्टर, एवरी पर्सन हैज़ टू रीच आउट। तो डिप्रेशन में जाने से अच्छा मेहनत करो, रीच आउट करो, सबको पहुँचो सब जगह। अगर आप सब जगह पहुँचोगे, सबको मिलोगे और अपनी प्रेजेंस फील कराओगे, तो 110% यू विल गेट वर्क। अपने अभी आई थिंक जो सिचुएशन चल रही है, सब अपने घर बैठे हुए, वर्ल्ड सिनेमा देखो, कुछ एक्टिंग के कोर्स कर लो, कुछ और करो, अपने क्राफ्ट को बेटर करो ना। मैं इतने दिन से बैठा हूँ और मैं सारे शोज़ देखता हूँ, बैठ के वेब सीरीज देख रहा हूँ, तो मैं कोई अच्छा शो, तो मैं तो यार ये कास्टिंग मैं क्यों नहीं कर सकता यार। यू नो व्हाट आई मीन। मैं डार्क देख रहा था, नेटफ्लिक्स की सीरीज़, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी ऑब्वियसली इंडियन नहीं है वो, इट्स नॉट ए इंडियन सीरीज, जर्मन सीरीज़, लेकिन आप एक्टर्स देखो उसमें, क्योंकि आपको एक ही एक्टर जो 10 साल का था, फिर 22 साल का था, फिर 50 साल का था, फिर 80 साल का, एक ही एक्टर को, उस कास्टिंग डायरेक्टर ने कितनी मेहनत की होगी उस एक ही एक्टर के पीछे, कि उसको एक ही आदमी के 4 वर्जन करने, और वो इट इज़ इन दिस टाइम। सो देन यू फील कि यार हम क्या कर रहे हैं यार, यू नो। सो वो मेरी स्ट्रगल है, लेकिन मैं उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाऊँ, यार ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, ख़त्म, मेरा लाइफ ख़त्म हो गया अब तो फिर यार। और मैं बोलूँगा नेपोटिज्म, बिकॉज अरे ये राजू ईरानी है, ये इसको ही काम देगा, ये रोहित शेट्टी इसको ही काम देगा, करण जौहर उसको ही काम देगा, ये उसको, यार तो फिर उससे तो लाइफ नहीं चलेगी ना। सबके लिए कुछ ना कुछ है। आज विक्रम भट्ट केम एज माई गॉड फादर एंड मेड मी व्हाट आई एम टुडे। ऐसे हर आदमी के लिए एक विक्रम भट्ट है ना, हर आदमी के लिए एक गॉड फादर है। यू हैव टू फाइंड योर गॉड फादर, सिंपल। यू हैव टू फाइंड दैट पर्सन हु विल बिलीव इन यू, हु विल ट्रस्ट इन यू एंड से कि ओके लेट्स डू इट। जैसे सर, आपको अगर कोई पर्सनली जानता है तो उसकी पहुंच आप तक है, वो आप तक उतने आसानी से या उतने जल्दी टाइम में पहुंच जाता है। जैसे कि अब नेपोटिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो हर फील्ड में नेपोटिज्म है। आप डॉक्टर्स देखिए, डॉक्टर से लेके इंजीनियर्स देखिए, कॉरपोरेट देखिए, लॉ एरिया देखिए कि
जज के काफ़ी बच्चे ही जो जज बनते हैं आगे जाके, राइट, या एडवोकेट्स के जो उनके जो ऑफिस है वो उनके बच्चे आगे जाके एडवोकेट बन के संभालते राइट, हैं। राइट। तो जब डॉक्टर आपके के बच्चे बच्चे को डॉक्टर चांस बनते हैं। मिलता है, इट इज़ नॉट रॉन्ग। या बनते हैं, उनके सारे क्लिनिक्स वो संभालते हैं। हुँ, हर जगह पे ये चीज़ है हुँ, सर, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत बड़ी है। हुँ, तो क्योंकि आपका एक कनेक्शन होता है तो आपको पता है कि 5वीं सीढ़ी यहाँ पे है, तो डायरेक्टली आप 5वीं सीढ़ी से आगे जाके राइट, आप डायरेक्टली कुणाल सर से मिल सकते हैं। राइट, लेकिन जो लोग पूरे बाहर से आए हैं उनको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ी क्रॉस करने में वक़्त लग जाता है, और फिर बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अरे आप अभी 25 अप हो गए, आप 28 अप हो गए, अभी आप एक्ट्रेस बनने के एज से बाहर आ गए हो, एक्टर बनने के एज से बाहर आ गए हो। हुँ। आप क्या कहेंगे इस बात पे कि एक्टर बनने की कोई एज होती है? कैसे हो सकती है यार एक्टर बनने की एज? हमारे सामने एक सबसे बड़ा एग्जांपल है बोमन ईरानी, जिसने 50 के बाद अपना करियर स्टार्ट किया है, और वो आज टुडे ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार ऑफ द कंट्री। आज आज वेब सीरीज़ ने इतना बड़ा मीडियम खोल दिया है, हर एज का एक्टर, हर 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 जगह का एक्टर, हर मतलब दिल्ली हो, यूपी हो, कानपुर हो, एमपी हो, भोपाल हो, हर तरह से एक्टर हर जगह से आ रहे हैं। तो कैसे लिमिट हो सकता है? लाइक आई सेड ना, आपको एक अच्छा एक्टर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे एक्टर हो और आप में पैशन है, आपको रीच आउट करना है। उतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना यार। अगर आप बोल रहे हो कि नेपोटिज्म, मतलब आप नहीं बोल, बट जनरली दिस होल डिबेट अबाउट नेपोटिज्म, नेपोटिज्म तो हर जगह है यार। मतलब हर किसी को जानता है। अगर कोई किसी कोई कोई बड़ा प्रोड्यूसर किसी स्टार के बच्चे को लॉन्च कर रहा है, बिकॉज वो उसको जानता है ना। तो वो लाइक आई सेड कि मैं किसी एक्टर को मिलता हूँ तो मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज पता चलती है, मैंने उसकी एक्टिंग देखी है, उसका ऑडिशन देखा है, तो मुझे पता चलता है कि यार इसमें कैपेबिलिटी है, इसमें टैलेंट है, तो इसको मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, इसको ये बड़ा रोल दे सकता हूँ। तो ये नेपोटिज्म तो नहीं हो सकता ना। और अगर कोई किसी को जानता है, किसी के पर्सनल रिलेशन है और वो किसी को लॉन्च कर रहा है, तो उसमें आई डोंट सी एनी हार्म। आई डोंट थिंक इट इज़ नेपोटिज्म। या और वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं ना। अगर मुझे बताओ कितने सारे स्टार सन्स हैं जो सक्सेसफुल नहीं हुए, तो उनको क्यों नहीं काम मिल रहा है? वो कहाँ है? तो अगर नेपोटिज्म ही होता और अगर यही होता तो फिर यार उनको 50, 60, 100 फिल्में कर लेते ना वो लोग, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होने के बावजूद। तो कितने सारे कुमार गौरव था, इतना बड़ा स्टार, केम विद लव स्टोरी, इतनी बड़ी सुपर हिट, लेकिन में फिल्में नहीं चली। अल्टीमेटली उनके फादर को ही फिल्म बनानी चली, फिल्म ही नहीं चली। तो क्या हुआ? उन्होंने छोड़ दी ना इंडस्ट्री। कहाँ आज भी वो कोई काम तो नहीं कर रहे ना। सो इट इज़ राजेंद्र कुमार वॉज सच ए बिग स्टार, ह्यूज स्टार। देवानंद के बेटे, यू नो, सो देयर आर सो मेनी ऑफ देम। राज कपूर के बेटे, ऋषि कपूर चला, रणधीर कपूर चला, लेकिन राजीव कपूर नहीं चला ना। तो कौन से इंडस्ट्री वालों ने आके उनको चांस दिया? या ये इंडस्ट्री का सिंपल रूल है, ये चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं। यू आर ओनली एज सक्सेसफुल एज योर लास्ट रिलीज। सिंपल। आपकी लास्ट फिल्म नहीं चली, आप सक्सेसफुल नहीं हो। सिंपल। आपको वापस प्रूव करना है। आप अगर मैंने 2 वेब सीरीज़ में गंदा काम कर दिया, बहुत गंदी कास्टिंग कर ली, तो आई एम बैड ना। और अगर मैंने एक अच्छी सीरीज़ कर ली और बहुत अच्छे एक्टर दे दिए, तो आई एम गुड, तो आई एम वेरी गुड। जितने भी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, क्या उन्होंने सारे अच्छे काम किए हैं? उन्होंने भी तो कुछ ख़राब काम किए होंगे ना। कोई वेब सीरीज़ या कोई फिल्म की जहाँ बहुत ख़राब कास्टिंग हुई, तो हम देखते हैं अरे यार ये इसने कैसे किया यार, ये तो बड़ा अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर है, इतने ख़राब एक्टर कैसे आ गए? तो बहुत सारी रीजंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो नेपोटिज्म है नहीं है, ये सब डिबेटेबल है। इसमें हम लोग अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए। अगर हम अच्छे से काम करेंगे, पैशन से काम करेंगे और सही करेंगे, तो सबको काम मिलेगा यार। वही नेपोटिज्म के बारे में 1 घंटा डिस्कस करने से अच्छा 4 कास्टिंग डायरेक्टर को मैसेज कर लो ना यार, काम मिल जाएगा। सिंपल। यार एटलीस्ट उसको याद आएगा, हाँ यार ये एक्टर है, इसको यूज़ करते हैं। सिंपल। सर बट एक बात है जो बड़ी नोटिसेबल है आपके बारे में कि कृति खरबंदा हो या कियारा आडवाणी हो या करण कुंद्रा हो, आपने नए नए टैलेंट्स को मेन स्ट्रीम जो सिनेमा होता है, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड, राइट, में एज ए लीड, एज ए प्रोटैगनिस्ट लॉन्च किया है। ऐसे इतना बड़ा डिसीजन सभी नहीं ले पाते जो आपने लिया है। राइट, तो राइट। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कितना आपको स्ट्रेस फेस करना पड़ता है जब आप कम्प्लीटली ऐसे इंसान को लॉन्च करते हैं जिसका ना फिल्मी बैकग्राउंड है, ना कोई पैशन से आया है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ
हाँ, कैसे आप उस सिचुएशन से डील करते हो और कैसे आप कन्विंस करते हैं कि ऐसे नॉन फ़िल्मी बैकग्राउंड वाले बच्चे भी प्रोटैगनिस्ट बन सकते हैं, फ़िल्म्स में लीड तरीके पे काम कर सकते हैं? यार अगर वो सिंपल इट इज, इफ़ आई बिलीव कि यार इस एक्टर में वो बात है और ये बन सकता है, या ये यार या मुझे वो बिलीव है कि यार ये दिस पर्सन हैज़ द पोटेंशियल टू बी ए स्टार, तो मैं रियली पुश करता हूँ। मुझे मतलब थैंकफुली बिकॉज मैंने भट्ट के साथ काम किया है, विक्रम भट्ट के साथ काम किया है, भट्ट साहब के साथ काम किया है, 3 फिल्में की है, विक्रम सर के साथ 11 फिल्में की है। तो मुझे वो पता है, वो लाइक ऐसे जैसे एक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर की टीम है, ऐसे डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर की भी टीम होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टर को बिलीव होना चाहिए कास्टिंग डायरेक्टर पे कि अगर ये बोल रहा है ना यार ये सही है, इसको हम लोग देखते हैं। इफ़ ही सेइंग विद सो मच अथॉरिटी, इफ़ आई बिलीव। जब मैंने कियारा आडवाणी को एक्चुअली कास्ट किया, तब मैं कभी कियारा आडवाणी को लाइफ में नहीं मिला था। जबकि वो कास्ट हो गई, फिल्म शूट हो गई, तब भी मैंने उसको नहीं मिला। मैं उसको तब मिला था जब उस ओह फिल्म का माय गॉड! प्रमोशन कर रही थी। तो और ऐसे उसको, और जब मैं उसके सामने बैठा था ना, उसको पता नहीं था मैं वही कुणाल शाह हूँ। इनफैक्ट वो मुझे ही बोल रही थी कि कि ये जो फिल्म में जो कास्टिंग करे वो एक जर्नलिस्ट भी थे। उन्होंने कबीर को मेरे फ़ोटो भेजे थे, उन्होंने इंसिस्ट किया था कि मुझे कास्ट करना चाहिए। तब कबीर सारंग ने डायरेक्टर, तभी उन्होंने बोला अरे कियारा यही वो कुणाल है, इसने तो यही तो है वो। तब वो एकदम सरप्राइज, अरे सर आप हो, ऐसा वैसे। सो ऐसा होता है। इवन जब 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 करण की हमने फिल्म की थी, हॉरर स्टोरी करके एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट ने प्रोड्यूस की थी, बहुत साल हो गए हैं, 2013 या 14 में आई थी। तो तभी भी मैंने सिर्फ उसका ऑडिशन देखा था, मैंने और कुछ नहीं देखा था। और जब हमने शॉर्टलिस्ट करके विक्रम सर को देखा, विक्रम सर ने को बोला, मैंने सर ये लड़का बहुत अच्छा है, इसको हमने लेना चाहिए। बोला यू थिंक सो, यस टेक इट। तो दैट डायरेक्टर हैज़ टू हैव दैट बिलीव कि यार उसको लगना चाहिए कि यार ये जो एडवाइस कर रहा है ये मेरी फिल्म की बेनिफिट के लिए कर रहा है, देन इट वर्क्स। सो कीर्ति करबंदा हैज़ बीन अ वेरी बिग स्टार इन साउथ. So when I was casting for Raz, that time she was with an agency. The agency people had come to meet Mukesh ji and Vikram sir, and that's how Mukesh ji told me कि आप देख लो इनके टैलेंट कौन है, हमारी फिल्म में कौन बैठता है. So in that case it was Quan who was the agency who come to meet Mukesh ji, and we got this option and it worked for us, and she got cast. बट ऐसे बहुत है, मतलब बहुत सारे टेलीविजन एक्टर जो हम लोगों ने हेट स्टोरी की थी था, उसमें वो सुरवीन की फर्स्ट हिंदी फिल्म थी, वो जय भानुशाली की फर्स्ट हिंदी फिल्म थी, बिकॉज ये लोग का काम देखा हुआ था. सो इट मेक्स थिंग्स ईजियर ना, व्हेन यू नो कि यार ये लोग ने काम किया हुआ है, अच्छा एक्टर है, ये इस रोल के लिए फिट बैठते. तो इट वर्क्स लाइक दैट. कोई किसी को बनाता नहीं, कोई किसी को बिगाड़ता नहीं, जस्ट दैट एक मीडियम होता है. जैसे लोगों को मेरे 5-7 जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया वो याद है, ऐसे और 25 लोग हैं जो इंट्रोड्यूस किए जो कहाँ चले किसी को याद नहीं, मुझे भी याद नहीं अब तो. सो ऐसा भी होता है. लोग जो लाइक ऐसे जो चलता है वो चलता है, जो नहीं चलता है उसको लोग भूल जाते हैं. सिंपल. So but bottom of the line is that we really get this feeling that you're specialist of getting this kind of debuts जिनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होता, जिन्होंने काम किया है, लेकिन एक ऑडियंस में भी एक उत्सुकता होती है सर कि अरे ये जो स्टार हैं उनके बच्चे आने वाले हैं. तो वहाँ पे आपको एक एडेड प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आपको वो ऑडियंस तो फिल्म देखने आने वाली है, लेकिन ऐसे वक्त आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जब आप ऐसे एक फेस को लॉन्च करते हैं जहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई बड़ी हिट है ना कुछ है. तो वहाँ आई एम नॉट ओनली ग्लैड बट आई वांट टू थैंक यू कि आप इस चीज़ में बिलीव करते और आप ये फॉलो करते आए हैं इतने सालों से. राइट यार, it's always good that we could give न्यू टैलेंट टू द इंडस्ट्री. एक्टर्स है कहाँ यार. हर आदमी जो फिल्म शुरू करना चाहता है वो चाहता है कि उसकी फिल्म में कोई सक्सेसफुल एक्टर हो, ताकि उसकी फिल्म का सेटअप बन जाए. जो कॉर्पोरेट्स है वो उसको ले ले, उसको जब रिलीज़ होगी तो थिएटर की चेन मिले, ऑडियंस में क्यूरियोसिटी हो, ये हो. हर आदमी की रिक्वायरमेंट होती है ना, हर आदमी एक पैसा लगाता है. तो अगर जितने नए टैलेंट आएंगे इंडस्ट्री में जो सक्सेसफुल होंगे, उतने ही ज़्यादा लोग होंगे ना काम करने के लिए. आज हम जब बात करते हैं कि नए टैलेंट इतने, तो गिन के वो 4-5 लोग हैं ना जो अवेलेबल है और जो सक्सेसफुल है ही कहाँ. एक्टर्स ही कहाँ हैं, सक्सेसफुल एक्टर्स है कहाँ. और जो है वो उनके पास 5-5, 7-7, 8-8 फिल्में ऑलरेडी लाइंड अप है. तो आप अगर जाओगे उसके फिल्म के लिए तो वो बोलेंगे यार 2024 में मिलते हैं, तब तक तो बिज़ी हूँ. तो आदमी प्रोड्यूसर डायरेक्टर करेगा क्या.
तो नया टैलेंट ही ढूंढेगा, और नया टैलेंट में अगर कैपेबिलिटी है और सही है और वो डिजर्विंग है तो उसको पुश करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए, हर कास्टिंग डायरेक्टर को करना चाहिए, हर प्रोड्यूसर को, हर डायरेक्टर को करना चाहिए। सर, आप इतने सक्सेसफुल जर्नलिस्ट रह चुके हैं और हाँ। अब आप इतने सक्सेसफुल कास्टिंग डायरेक्टर हो चुके हैं, तो ये जो जर्नी थी आपकी थ्रू आउट, हाँ इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इतने सालों? यार, उतना इजी नहीं था जितना मैंने खुद ने सोचा था ना, उतना इजी भी नहीं था। तो एज ए जर्नलिस्ट आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज डूइंग वेरी वेल, आई वाज इन ए वेरी गुड फेज ऑफ माई लाइफ, बट देन देयर वाज नो लाइफ, there was no personal life, there was nothing else. It was only journalism, it was only work, and I loved my stint as a journalist, all those years that I did, and I was very happy. I was successful, I was happy, I was content, I was making money, everything, but I always wanted to do something. कुछ तो करना चाहिए ना यार, रोज़ वही कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, रोज़ दिन भर ऑफिस में बैठे एक न्यूज़ लिख रहे हैं, 2 स्टोरी लिख रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, सो रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, 4 आदमी को मिल, एक रूटीन लाइफ जी रहा था मैं 10-11 साल, 12 साल से, 13 साल से, कि यही लाइफ है मेरी। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काम करो, ख़त्म करो, वहाँ से जाओ, किसी को मिलो, 2 न्यूज़ निकालो, सो जाओ। लाइफ ही वॉज रिवॉल्विंग अराउंड कि एक न्यूज़ चाहिए रोज़, दूसरे दिन की एक ब्रेकिंग स्टोरी चाहिए, बस वही एक लाइफ थी। सो दैट लाइफ वॉज ओके, इट वॉज, मैं उसको एक कंफर्टेबली जीता, अभी तक वही करता होता, तो वही करते होता कि वही चल रहा है। सो आई थॉट कि यार लाइफ में कुछ तो चैलेंज चाहिए, कुछ तो अलग चाहिए, समथिंग डिफरेंट चाहिए। लाइक आई सेड, मैंने विक्रम सर से डिस्कस किया और ये वर्कआउट हो गया, और बट इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट बीन अ बेड ऑफ रोजेस के बिकॉज मैं इतना सक्सेसफुल जर्नलिस्ट और मैं इतने लोगों को जानता हूँ, सारे एक्टरों को जानता हूँ, सारे प्रोड्यूसर, तो ओवरनाइट मेरे को इतना काम मिल गया। आई हैव टू प्रूव एवरी डे, टिल टुडे आई हैव टू प्रूव कि यार मैं ये कर सकता हूँ। बहुत टाइम तो मुझे बहुत सारे लोगों ने इसलिए काम नहीं दिया कि यार ये तो जर्नलिस्ट है, कास्टिंग कैसे करेगा। अभी मैंने एक वेब सीरीज़ की थी मोदी, इरास नाउ की, उमेश शुक्ला जी उसके डायरेक्टर थे। जब उन्होंने लास्ट फिल्म बनाई थी ऑल इज़ वेल, अभिषेक बच्चन और आसिन थे उसमें, तब मैं उनको मिलने गया था काम मांगने के लिए कि सर मुझे काम दो, मैं कास्टिंग कर रहा हूँ। उन्होंने नहीं दिया काम, वो मेरे अच्छे दोस्त है, उन्होंने नहीं दिया काम। जब मैं मोदी की कास्टिंग हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी और फ्लोर पे जा रहे थे, तभी एक दिन उनके साथ बैठा था उनके ऑफिस, तभी उन्होंने बोला कि यार है ना, तो उस दिन काम मांगने तेरे को याद है? मैं बोला हाँ सर, मैं आया था, मैं मुझे करनी थी फिल्म, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं थोड़ी बड़ी फिल्में करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो बोले यार मुझे ना तभी लगा कि यार तू जर्नलिस्ट है तो क्या कास्टिंग करेगा, इसलिए मैं सोचा भी, लेकिन मैं सोचा है तू इतना अच्छा दोस्त है, यू नो, यू आर ए गुड फ्रेंड एंड वी हैव नोन ईच अदर फॉर सम टाइम, सो आई डिड नॉट टेक यू सीरियसली। तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग मुझे अभी तक सीरियसली नहीं लेते एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। मैंने जर्नलिज्म छोड़ के, आज एक्टिव जर्नलिज्म छोड़ के मेरे को 6-7 साल हो गए, यू नो। 2015 में मैंने कम्प्लीटली राइटिंग छोड़ दिया, 2016 में, कि मैं रिव्यूज़ लिख रहा था, जो कॉलम्स लिख रहा था वो भी बंद कर दिया। जॉब तो मैंने 2014 में ही छोड़ दी थी, बट अभी भी लोग अभी भी सोचते हैं यार ये तो जर्नलिस्ट है, क्या कास्टिंग करेगा। तो मुझे बार बार मतलब प्रूव करना पड़ रहा है, और प्रूव करना पड़ेगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ। जब तक मेरे पास कोई 4 ऐसी चीज़ें नहीं मैं डिलीवर करूँगा, जैसे बोलते हैं ना 4 सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर सुपर हिटर 100 करोड़ की 4 फिल्में नहीं डिलीवर करूँगा एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, तब तक नहीं मुझे लोग सीरियसली लेंगे। और मैं उनको ब्लेम भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे देयर आर सो मेनी गुड पीपल, जोगी जी, मुकेश, श्रुति महाजन, अभिषेक अनमोल, इतने अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर है, पराग मेहता, इतने अच्छे लोग हैं, तो और वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे भी तो अपनी जगह इनमें से बनानी है। आई हैव टू be one notch higher than all of this to be more successful. So it's not a easy ride and it's full of difficulties, but we have to do it and we will do it. We have to do it. Simple. सर, आई थिंक आपकी सक्सेस का राज यही है कि आप इतने हम्बल हैं और इतने डाउन टू अर्थ है कि आज भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है। 100% प्रूव करना है मेरे को, बहुत कुछ प्रूव करना बाकी। अभी तो आई एम एज ए जर्नलिस्ट आई हैव अचीव्ड व्हाट आई हैड टू अचीव, बट इट इज़ बिन 20 ईयर्स, मुझे इंडस्ट्री में 21 साल हो गए अब, और मुझे बहुत कुछ प्रूव करना है। मैं बहुत ग्रीडी हूँ, मैं बहुत ही ग्रीडी हूँ, और मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। मुझे कहीं भी मतलब 24 घंटे काम करना है मेरे को, हर एक, मतलब रात को सोना भी नहीं है मेरे को। दिन में, हफ्ते में 50 फिल्में करनी है, 50 वेब शोज़ करने हैं। किसी भी डायरेक्टर को नहीं छोड़ना है, सबको पकड़ना है, सबको पकड़ूंगा। जहाँ मैं भी जैसे एक्टर पकड़ते ऐसे मैं भी उनको पकड़ूंगा, रेस्टोरेंट में जाके, थिएटर में जाके, उनके ऑफिस में जाके, मैं भी सबको पकड़ूंगा, सब जगह जाके मैं बोलूँगा कि मैं काम करता हूँ,
मुझे काम दो। एंड देयर इज़ नो, मेरे को कोई शर्म नहीं है काम मांगने में। क्यों शर्म होनी चाहिए यार, हम काम कर रहे हैं, हम काम मांग रहे हैं, आपकी मर्ज़ी, आप दो मत दो, वाई नॉट यार, देयर इज़ नो हार्म। अगर एक्टर को, बहुत सारे एक्टर को ये भी शर्म आती है कि काम कैसे मांगे। क्यों यार, आप काम मांगो ना, या काम किसको पता है कि आप ढूंढ रहे हो कोई इंटरेस्टिंग काम। मुझे अच्छा लगता है अगर कोई एक्टर मैसेज करता है, यार है ना, मैं बहुत टाइम से टेलीविजन कर रहा हूँ, मैं अब फिल्म करना चाहता हूँ, मैं अब वेब करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा, तो वाई नॉट यार, यू आप रिस्पेक्टफुली अप्रोच करो, आप रिस्पेक्टफुली बात करोगे, आप अप्रोच करो तो फिर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। लोग क्यों डरते, मुझे समझ में नहीं आता है। कि आप मिलो लोगों को, आप बोलो यार ये मेरी कैपेबिलिटी, मैं करना चाहता हूँ, मैंने ये है वो है। और हर आदमी को एक थोड़ा सा एक पुश चाहिए होता है यार, हर आदमी को, एक्टर, टेक्नीशियन, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हर आदमी को थोड़ा सा एक आदमी चाहिए जो उसके सर पे, अपने कंधे पे हाथ रख के बोले यार करते हैं यार, कर लेंगे हम, विल डू इट, यू नो, दैट इज़ व्हाट एवरीबडी नीड्स, दैट वन लाइन, दैट वन वर्ड। आप वो कैपेबिलिटी आप में नहीं है कि आप उसकी फिल्म प्रोड्यूस करो, या आप ये भी नहीं कि आप उसको एक्टर को लॉन्च करो या उसको एक बहुत बड़ा रोल दो, लेकिन आपको एक आदमी पे बिलीव तो करना पड़ेगा ना यार, तभी तो आदमी आगे बढ़ेगा, नहीं तो कैसे बढ़ेगा, राइट? सर, जैसे आपने कहा कि आपको सब कुछ करना है, उससे मुझे एक सवाल है कि आप जर्नलिस्ट से कास्टिंग में आए, क्या कास्टिंग से डायरेक्शन में जाने की कोई गुंजाइश है, जैसे कि मुकेश छाबड़ा सर और हनी ट्रांस सर ने आज मुकेश की फिल्म लॉन्च हो रही है यार, तो अभी आज उसका प्रीमियर है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आई जस्ट वांट टू लाइक रियली होप कि उसकी फिल्म बहुत चले, सब लोग देखें, उसने बहुत मेहनत की है, ही इज़ अ फैंटास्टिक गाय, आई होप वो फिल्म बहुत बहुत अच्छी हो। लेकिन मुझे नहीं है यार, मुझ में वो पेशेंस नहीं यार, मेरे बहुत यार, कैसा पेशेंस, मतलब एक कास्टिंग करते में इतना थक जाता हूँ, वो मतलब पागल हो जाता हूँ। फिल्म मतलब कास्टिंग एक डिपार्टमेंट है, डायरेक्शन इज़ ऑल डिपार्टमेंट टुगेदर, इतना पेशेंस नहीं है यार मुझे, मैं तो पागल हो जाऊँगा यार, मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा यार, मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ज़्यादा पड़ेगा ऑनलाइन सेशन करके काउंसलिंग लेने की, मुझसे नहीं होगा यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रियली इन अ हैप्पी जोन। आई एम कल जब कोई मेरा शो आता है और जब मैं देखता हूँ यार ये एक्टर ने अच्छा काम किया, और मुझे कोई दो आदमी बोलते हैं ना यार, सबको वो चाहिए होता है ना कि यार कोई आदमी उसके काम की तारीफ़ करे, तो कोई दो आदमी अगर मुझे आके बोले कि नहीं यार आपने बहुत अच्छी कास्टिंग की यार, या एक्टर बहुत अच्छा ढूंढा आपने, तो आई एम वेरी हैप्पी यार। तो वी ऑल आर एक्चुअली sucker for that praise and that appreciation that we want. I am also the same. I am no different. I am a normal guy working hard and trying to get that appreciation, and that's it. So I am happy. मुझे नहीं बनना यार डायरेक्टर वाइटर, मेरे से नहीं होगा यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। आप ज़रूर इस बात को एडमिट करेंगे कि जर्नलिज्म में स्टोरी नरेशन की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जो आप सभी में होती है। ऑफ कोर्स। तो डायरेक्शन हो या राइटिंग हो, आई थिंक कि आपको ज़रूर कभी ना कभी वो खींच के लाए, और अगर खींच के ला रही है तो हम लोग बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आपकी जैसी पॉजिटिविटी बहुत कम देखने मिलती है। इतना काम करने के बावजूद आप इतने हम्बल हैं, और उसी के साथ बहुत ही कम वक्त में आपने इतना कुछ अचीव किया है। उसके पीछे का जो वो एक्स फैक्टर है वो मुझे जानना है कि इतने कम समय में आपने इतना सारा काम किया, सिर्फ मतलब एक क्वांटिटी काम नहीं, उसके साथ आपने क्वालिटी काम भी किया है, तो इसके पीछे का क्या राज है? यार आई लव माई वर्क, सिंपल, मुझे पसंद है काम जो मैं कर रहा हूँ ना, मुझे बहुत पसंद है। आई लव कास्टिंग। मुझे लाइक ऐसे मुझे 20 साल हो गए, सब देख लिया यार, मतलब मैंने हर जो हमारी इंडस्ट्री के सारे सुपरस्टार घर पे पार्टी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, हर आदमी के कॉल भी देख लिए। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तब मैंने सोचा यार मैं अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, दैट इज़ माई गोल इन लाइफ, यू नो, व्हेन आई बिकेम ए जर्नलिस्ट। तो मैंने अमित जी का बहुत बार इंटरव्यू कर लिया। फिर मैंने सोचा मैं शाहरुख खान के साथ पार्टी करना चाहता यार, वो भी मैंने बहुत कर लिया। फिर मैंने सोचा यार मुझे फ्रंट पेज की स्टोरी चाहिए मेरे न्यूज़पेपर में जिसमें मेरी बाईलाइन हो, वो भी कर लिया। तो सब कुछ कर लिया, लेकिन तो एक हर आदमी की है ना, आदमी जैसे जैसे ना ग्रीड होती है कि यार ये करना ना तब मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा, तो ये कर लिया, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। सो द होल थिंग इज़ दैट कि इतना देख लिया ना मैंने, क्योंकि मैं बाय नेचर बहुत आउट गोइंग हूँ। सो मैं रोज़ रात को पार्टीज़ में जाता था, इवेंट्स में जाता था, प्रीमियर्स में जाता था, मैं बहुत लोगों को मिलता था। तो मैंने बहुत लोगों को मिला, मैं बहुत सारा, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बहुत बड़ा था। और फिर मैंने दुनिया देख ली। जब मैं एक जर्नलिस्ट से एक नॉर्मल आदमी बन गया तो बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से गायब हो जाते हैं, यू नो, एकदम ऐसे सडनली
कि यार अब ये कुछ काम का नहीं है, ये आदमी कुछ कैपेबल नहीं है। तब पहले ये इतना बड़ा जर्नलिस्ट था तो हमारे बारे में लिखता था, हमारे फ़ोटो छाप देता था, हमारा कुछ कर देता था, वो कर देता था। तो आपकी लाइफ से बहुत लोग चले जाते हैं, तब आपके साथ गिने चुने कि आप उंगलियों पे गिन सकते हैं इतने लोग बचते हैं। तो आपको सब समझ में आ जाता है कि यार ये दुनिया इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है, हर आदमी आपका दोस्त नहीं है। सो आपको एवरीथिंग यू टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सो इन माई माइंड आई न्यू इट कि ये सब होना है, तो मैं मेंटली पहले से ही प्रिपेयर था, तो मुझे वो लाइफ में उतना बड़ा धक्का नहीं लगा और मैं बहुत डिप्रेस नहीं हो गया और मैं अपसेट नहीं हो गया। तो मैंने बहुत देखा है, बहुत लोगों को देखा है, बहुत सारे स्टार्स को बनते देखा है, सडनली उनका डाउनफॉल देखा है। सो 20 साल में आप बहुत कुछ देख लेते हो यार। और मैं उस पोजीशन पे था और उस प्रोफेशन में था जहाँ एवरीथिंग वॉज एट वेरी क्लोज क्वार्टर्स। सो आई वॉज ऑन वन एक्सेस विद ऑल दिस पीपल, सो आई नो। सो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। तो आज आप सब कुछ देख लेते हो ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि यार अब द ओनली एंड नाउ कमिंग बैक, तो मुझे जब व्हेन आई फाउंड आई थिंक कास्टिंग हैज़ बीन माई ट्रू कॉलिंग, सो आई रियलाइज कि यार आई फील हैप्पी डूइंग दिस। तो मुझे ये सब करके मज़ा आ रहा है और दिस इज़ व्हाट माई ट्रू कॉलिंग इज़। तो मुझे पता है कि अब मुझे इसमें ही करना है जो करना है। अब तो मैं आई एम नॉट 22-23 ईयर ओल्ड अभी कि जो मैं जर्नलिज्म का एंटर कर देना था कि यार अब मैं 20 साल का हूँ, मेरे पास सामने पूरी लाइफ पड़ी है। अब तो मैंने 20 साल दे दिए इस इंडस्ट्री को, कर दिया मैंने अपना जो करना था। अब तो मुझे इसी में करना है एंड आई थिंक आई हैव द कैपेबिलिटी ऑफ, सो आई डू इट। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो आता है, जो आएगा मोस्ट वेलकम, जो नहीं आएगा उसको हम पकड़ के ले आएंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एडवाइस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐश्वर्या जल्दी मिलूंगी आपको एक नए क्रिएटिव ब्रेन के साथ। तब तक के लिए वॉश योर हैंड्स, बी सेफ।